हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बच्चे आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है हमारी अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसिंग्स के टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले हमने चेंज के टाइम पे जो पार्टनर्स की रेशो चेंज होती है उसके बाद जो हमें सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है उसके बारे में समझा था। और इसके बाद हमने गुडविल की ट्रीटमेंट की एडजस्टमेंट की थी। और आज हम रिजर्व्स और अकमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की एडजस्टमेंट के बारे में समझेंगे। तो बच्चे सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि इसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बच्चे जो भी हमारे प्रीवियस अकमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि चेंज भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, तो वो हमें पार्टनर्स के क्योंकि प्रीवियस एफर्ट्स का रिजल्ट होते हैं, तो उनको पार्टनर्स में उनकी पुरानी जो रेशो होती है, ओल्ड रेशो होती है, उसी में ही उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और चेंज की वजह से किसी भी पार्टनर के साथ कोई अनफेयर ना हो, जस्टिस हो सके सबके साथ, किसी को अनफेयर गेन या किसी को अनफेयर लॉस ना हो, तो उस जस्टिस करने के लिए ही इस तरह की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। तो बेटा इस एडजस्टमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि जो भी ये अकमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाएं। तो अगर क्वेश्चन में क्लियरली अगर मेंशन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपको क्लियर होगा ही। पर अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे, और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स की ऑप्शन तभी यूज़ करेंगे जब हमें स्पेशली क्वेश्चन में कहा गया हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इसका मतलब है कि जो भी हमारे प्रीवियस रिजर्व्स या अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। तो इसका बेटा रिजल्ट क्या होता है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये जो अकाउंट्स होते हैं हमारे रिजर्व्स या अकमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। जब हम पार्टनर्स को वो जितने भी हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे रिजर्व्स या प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। और जो हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद नई बैलेंस शीट बनती है उसमें हम इनको शो नहीं करते। तो इसके ऑपोजिट जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो ये अकाउंट क्लोज नहीं होते हमारे। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि नई बैलेंस शीट में जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनती है उसमें हम इनको एज इट इज़ ही शो कर देते हैं। तो बेटा दोनों तरह की ऑप्शन में जो ट्रीटमेंट है वो अब समझते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंडर हमें जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है अकमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए और अकमुलेटेड लॉसेस के लिए। तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी बेटा वो होगी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स एंड अकमुलेटेड प्रॉफिट्स। ट्रांसफ़र का मतलब है भी ये जो अकाउंट है इन अकाउंट्स को हम डेबिट करके, क्योंकि जो हमारे रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चे, ये हमारी पुरानी बैलेंस शीट की जो भी हमारी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बैलेंस शीट होगी उसमें हमें एज ए लाइबिलिटी शो हो रही होंगी लाइबिलिटी साइड में। तो रिजर्व्स जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा हमने अनसर्टेनिटीज़ के लिए रखा होता है कि जब भी हमें ज़रूरत होगी तब हम इसे यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का वो हिस्सा होता है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो ये दोनों तरह के जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो होते हैं, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं। तो बेटा इनको हम क्लोज कैसे करते हैं, इनको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी साइड के जितने भी अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट अकाउंट्स होते हैं, तो उनको क्लोज करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ता है। तो हम इनको डेबिट करेंगे और इनका जितना भी अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू।
तो जो भी पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में हमने अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो इन रिजर्व्स इन प्रॉफिट्स के टोटल को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके ट्रांसफ़र करना है। तो बेटा जो हमारी एंट्री होगी वो होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा हमारा। अगर डेबिट है तो बेटा वो लॉस को शो करता है और वो एसेट साइड शो होता है, और ये क्रेडिट बैलेंस हमारा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में शो होता है। तो इनको डेबिट करेंगे और जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे, और जितना भी हमारा यहाँ पे डेबिट अमाउंट आएगा उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि अगर फर्म जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रही है कैपिटल मेंटेनेंस के लिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज़ करेंगे। तो बेटा इस तरह प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की ये हमारी एंट्री होगी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो बेटा इसी तरह अगर हमारे पास अकमुलेटेड लॉसेस भी हैं जो कि हमारे बैलेंस शीट में एज ए एसेट शो होते हैं, तो उनको क्लोज करने की जब उनका अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की क्या एंट्री है वो है ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है तो, और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमने जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं पर हमने ह्यूज अमाउंट में उनको खर्च कर दिया है और जिनका बेनिफिट हमें एक से ज़्यादा पीरियड में मिलना है। तो जो उन एक्सपेंसेस का रेवेन्यू टाइप के जो एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस का वो हिस्सा जो अभी हमने रिटर्न ऑफ नहीं किया है, जिनका बेनिफिट हमें नेक्स्ट आने वाले कुछ पीरियड्स में मिलना है, वो हिस्सा हम एज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एसेट साइड शो कर देते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये भी हमारे लॉसेस ही माने जाते हैं, तो इनको भी हम पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो बेटा जितने भी तरह के हमारे लॉसेस होंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे, उनको इन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बेटा यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखना कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कि पार्टनर को जो भी चीज़ फर्म से रिसीव होनी है या जो भी अमाउंट फर्म से रिसीव होना है उसके लिए हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जो भी अमाउंट फर्म ने पार्टनर से रिसीव करना है उस अमाउंट के लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो बेटा जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंडर इस तरह की ट्रीटमेंट के लिए हमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। अगर हमें अपने रिजर्व्स को अकमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उनको एज इट इज़ ही न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, तो हम सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, सिर्फ उन चेंज की वजह से जो भी अफेक्ट होता है उसको शो करने के लिए। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं एंट्री पास करने से पहले। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स अकमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी हमारे अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं और जितने हमारे लॉसेस हैं, इन दोनों का नेट अफेक्ट कैलकुलेट करना। वो कैसे करना है मैं आपके साथ एक एग्जांपल के साथ शेयर करती हूँ। मान लो कि आपके पास 5000 के रिजर्व्स हैं और 2000 के अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो टोटल प्रॉफिट्स आपके कितने हो गए 7000 के। तो इसी तरह एसेट्स साइड में आपके पास 1000 के लॉसेस भी हैं, तो लॉसेस को प्रॉफिट्स में हम डिडक्ट करेंगे, तो हमारे जो नेट अफेक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 6000 का। टोटल प्रॉफिट्स थे 7000 के और लॉसेस हैं 1000 के, तो लॉसेस प्रॉफिट्स में से माइनस करने पे हमारे पास 6000 का जो नेट प्रॉफिट शो हो रहा है वही हमारा नेट अफेक्ट होगा। तो बेटा अगर पॉजिटिव अफेक्ट आता है तो वो हमारा नेट
प्रॉफिट होता है, और अगर नेगेटिव इफेक्ट आता है मतलब लॉसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो उसको हम नेट लॉस बोलते हैं। तो बेटा सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट गेन्ड और सैक्रिफाइड प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर। तो सेकंड स्टेप में बेटा हम हर एक पार्टनर का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीखा है कि कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास ओल्ड और न्यू रेशो दोनों ही गिवन है तो ओल्ड माइनस न्यू शेयर करके हम जो है वो ये गेन्ड और सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कोई और ऑप्शन है तो इसके बारे में भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझा है, एक क्वेश्चन की एग्जांपल के साथ, कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है। तो बेटा सेकेंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हम जितना भी हमने टोटल नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया है उसको पार्टनर्स के जिन पार्टनर का गेनिंग शेयर है उनका गेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेना है, और जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ है उनको उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट कर लेना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, गेनिंग पार्टनर के लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी हमने नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया है उसको उनके गेन्ड प्रॉफिट शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके उसका गेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करने के लिए नेट इफेक्ट को उनके सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके उनका जो है सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टेप 4 में हम एडजस्टमेंट एंट्री फाइनली पास करेंगे, जो किस तरीके से होगी कि अगर हमने नेट इफेक्ट जो कैलकुलेट किया है फर्स्ट स्टेप में वो अगर नेट प्रॉफिट है, मतलब हमारे अकोमुलेटेड रिजर्व्स और अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं लॉसेस से, तो उस केस में हमारा जो नेट इफेक्ट है वो नेट प्रॉफिट आएगा। तो उस केस में हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को उनके गेनिंग शेयर के साथ डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को उनके सैक्रिफाइसिंग शेयर के साथ क्रेडिट करेंगे, जो कि हमने स्टेप 3 में कैलकुलेट किया है। तो इसी तरह बेटा अगर हमारे पास लॉसेस ज़्यादा हैं तो हमारा नेट इफेक्ट जो है वो नेट लॉस का आएगा। तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट उसके सैक्रिफाइसिंग शेयर के साथ, और 2 गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट उनके गेनिंग शेयर के साथ। तो बच्चे इस तरीके से हम अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स की जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस की ट्रीटमेंट के बारे में, तो हम जो है फर्स्ट ऑप्शन जो हमारी है जिसमें कि हम पार्टनर्स में ये जो लॉसेस हैं प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इन अकाउंट्स का बैलेंस उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो सकते हो। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, जो कन्फ्यूज़न है अपनी वो क्लियर कर सकते हैं।